नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? कल हमने जीएस गुरिया साहब की जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और थोड़ा-सा हमने उनके ऑटोबायोग्राफी मेन जो उनका वर्क है, उनकी बुक्स हैं और एक जाति व्यवस्था की थ्योरी। इसमें उन्होंने 6 प्रकार के लक्षण बताए थे और जाति व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ है मॉडर्न टाइम में, वो हमने सब पढ़ा था। उसके बाद हम आज इंडोलॉजी भारत विद्या शास्त्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, क्या-क्या प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हैं और मेंस के लिए क्या-क्या है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आज मैं 3 क्वेश्चन दूँगा मेंस के और उसमें से आपके प्रीलिम्स के भी 3 से 4 पॉइंट हैं, आज वो भी निकल निकल के आएँगे, ठीक है? और जीएस वाले सेक्शन से भी आपको यहाँ 2 चीज़ें मिल जाएँगी। चलो, आज हम 2 थ्योरी पढ़ने वाले हैं, एक इंडोलॉजी भारत विद्या शास्त्र और उन्होंने जाति को एक सार्वभौमिक घटना कहा है। ठीक है, पर्टिकुलर उसी वर्ड पे एक पूरी की पूरी 100 वर्ड्स की थ्योरी भी हमको लिखनी पड़ेगी, तो वो भी हमें सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कल उनकी जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक वो रह जाएगा और एक दो हो सकता है एक दो टॉपिक और बचेगा, तो तीन पार्ट्स में जीएस गुरेज साहब को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज सेकंड पार्ट है, पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्लीज प्लेलिस्ट देखते रहना आप, सारी चीज़ों की बनी हुई है, पेपर 1 की हो या फिर पेपर 2 को मैं आज अपडेट कर दूंगा और मेंस आंसर राइटिंग के लिए ना ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडोलॉजी मैंने जैसे आपको कल बताया था कि इंडोलॉजी क्या है। भारत विद्याशास्त्र क्या है? भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति का, भारत के धर्म ग्रंथों के अनुसार, अन्य पुस्तकों के अनुसार जब हम अध्ययन करते हैं धर्म ग्रंथों के माध्यम से, तो क्या है वो? भारत विद्या शास्त्र है। बात समझ आई? ठीक है, तो जो इंडोलॉजी है ना, एक तो ये एक उपागम भी है, ठीक है, अलग से उपागम भी है और एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की? ये ध्यान रखना भाई, शुरुआत किसने की? यूरोपियंस ने की, इंडियंस ने नहीं की है। इसकी शुरुआत किसने की? यूरोपियंस ने की है। कैसे की है? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसने करी? जस्ट ए सेकंड में लिख देता हूँ भाई, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स है। 1784 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुई, मद्रास में हुई, कर्नल व्लादिवोस्टॉक के, ठीक है, मैडम ने, कर्नल थे और एक मैम थी इनके साथ में। 1917 में भंडारकर संस्थान की स्थापना हुई, जिसके सदस्य खुद जीएस गुरिया साहब रहे हैं। तो इन सोसाइटी की स्थापना हुई स्पेशली क्यों हुई? कि भारत को, अंग्रेजों को ना भारत पे राज करना था, तो वो भारतीयों के माइंड सेटअप को देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि ये लोग सोचते कैसे हैं, हाउ टू ईट, खाते कैसे हैं, हाउ टू डेवलप, ठीक है, ये कैसे विकसित हुए हैं, एक सोचते कैसे, थॉट प्रोसेस क्या है इनका। भाई किसी व्यक्ति के बारे में जब पूरी तरह से जान जाएंगे, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मोरालिटी, जब उसको जान जाएंगे, उसकी एजुकेशन को सब जान जाएंगे, तो हम उसको एक ईगल व्यू आ जाएगा हमारे पास में कि भाई अब इस व्यक्ति को यहाँ ऐसे हम पकड़ सकते हैं, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इन सोसाइटीज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस सोसाइटी के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई काफी सारे लोग लग जाओ और भारतीयों के इन पहले तो ग्रंथों को समझो कि ये लोग लिख क्या गए हैं इसमें। ठीक है, चलो, तो इन लोगों को समझ, एक ग्रंथों को समझने के बाद फिर तभी ना हम आगे बढ़ पाएंगे, भारत में राज कर पाएंगे। तो इसलिए ये स्थापना हुई थी। मेन तो क्रक्स यही है, लेकिन अपन को ऐसा नहीं लिखना है। अपन को क्या लिखना है इसमें? इसकी शुरुआत यूरोपियनों ने की। पीडीएफ की चिंता मत करो, केवल समझो, मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इसकी शुरुआत यूरोपियनों ने की, जैसे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करके, 1917 में भंडारकर संस्थान की स्थापना करके। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल दे देना। तथा इसी उपागम का उपयोग जब भारत विद्या शास्त्र का उपयोग जब यूरोपियनों ने किया, तो उनकी भाषा में क्या बोलते हैं? प्राच्य विद्या शास्त्री, ओरिएंटोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ आया ना भाई? भारत में भारतीय विद्या शास्त्र कहते हैं और जब यूरोपियन इसका यूज करते हैं इसी उपागम का, तो क्या बोलते हैं? ओरिएंटोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो, इसी उपागम के आधार पर गुरिया साहब ने आदिवासियों को क्या बोला? भारत विद्या शास्त्र का जब अध्ययन किया इन्होंने, तो आदिवासियों को भी अलग नहीं माना इन्होंने। पिछड़े हिंदू का क्या अर्थ होता है यार? पिछड़े हिंदू का ये मतलब होता है कि जो आदिवासी है ना, वो हिंदुओं से अलग नहीं है, वो थोड़े से पिछड़ गए हैं, उनका उनका विकास नहीं हुआ है ज्यादा, इसलिए उन्होंने आदिवासियों क्या बोला? पिछड़े हिंदू कहा।
ठीक है, इसके लिए इन्होंने बताया कि भाई इनको ना नीति बताई इन्होंने एकीकरण की नीति, कि भैया एकीकरण की नीति के माध्यम से क्या करो इनको, हाँ मिला लो। सात्वीकरण की नीति बोलते हैं, सॉरी सात्वीकरण, एसिमिलेशन की नीति के अनुसार आदिवासियों को कटे हुए समाज से जो कट गए हैं उनको दोबारा से हिंदू समाज में मिलाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि इसका विरोध बैरियर एल्विन ने किया और महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि नहीं भाई सात्वीकरण नहीं, एकीकरण की नीति अपनाते हैं। और बैरियर एल्विन ने तो इनको अलग ही कर दिया था बिल्कुल, कि भाई अलग रखते हैं बिल्कुल, ठीक है, जंगल में ही रखते हैं इनको। तो पिछड़े हिंदू क्यों कहा, ये समझ आ गया आपको? चलो ठीक है। अब घुरिये ने भारतीय समयकाल को 4 भागों में बांटा। ये किसका हिस्सा है पता है? ये भारत विद्याशास्त्र का ही हिस्सा है, ये पूरा का पूरा। तो भारत विद्याशास्त्र के अंतर्गत क्या बोला घुरिये ने, भारतीय समयकाल को 4 भागों में बांटा। कौन से भाग हैं ये अब प्रीलिम्स के लिए भी ठीक है, क्योंकि पूछ लेगा कभी भी कि बताओ 4 भागों में घुरिये ने कब बांटा और कौन कौन से काल रहे आपके। ठीक है, तो पहला काल क्या है? वैदिक काल है, 600 बीसी है, जिसमें ब्राह्मण है, सतपथ है, जो सतपथ ये क्या है, ऋग्वेद के वो हैं, सतपथ ऐतरेय के दिखाया बताया कि भाई ये है। उत्तर वैदिक काल को उन्होंने दिखाया कि 600 बीसी से और 300 एडी के बीच में रहा है। वो बताते हैं कि भाई पतंजलि ने जाति शब्द का सबसे पहले जाति शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये आपको प्रीलिम्स और जीएस के लिए फैक्ट निकल आया यहाँ से कि पतंजलि ने जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ब्राह्मणों का विकास कैसे हुआ वो दिखाया। ब्राह्मण सभी करों से मुक्त थे, तो ब्राह्मणों की हेजेमनी को भी दिखाया। तीसरे काल में ब्रह्मशास्त्र काल, मनुस्मृति वाला काल, पुराण वाला काल, 300 एडी से 12वीं सदी तक। इसमें कह रहे हैं कि भाई जो पाप पुण्य है उसको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। ब्राह्मणों को अब हाईएस्ट पीक मिलने लगी, वर्चस्व को बताया कि भाई ब्राह्मण ना टॉप लेवल पे है, मनुस्मृति। अब क्या है, राजा भी ब्राह्मण से आदेश लेता है कि सर जी ये काम करना है अपन को, बताइए करें या नहीं करें। तो इस तरह की चालू चिड़िया थे ब्राह्मण लोग। ठीक है, चौथा काल उन्होंने बताया आधुनिक काल। बोले यार अब तलवार वलवार आ गई हैं, ग्रंथों का प्रयोग हुआ है, अब ब्राह्मणों की अवनति शुरू हुई है। अब ब्राह्मणों की जो हेजोमनी है उसका क्या हुआ है, उसमें डिक्लाइन हुआ है, उनकी हेजोमनी में डिक्लाइन हुआ है, अवनति शुरू हुई है, मतलब समझ रहे हो। तो किस किस ने किया है? अब भक्ति संत हुए, संत तुकाराम, नामदेव। महाराष्ट्र में चार संत हुए थे, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ। ठीक है, उन्होंने जाति व्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई जाति व्यवस्था नहीं है ना। बंगाल में 17वीं शताब्दी में बंगाल में सहजिया आंदोलन हुआ। उन्होंने क्या किया, निम्न जातियों में भैया जनेऊ पहना दिया, उन्होंने सारी पूरी की पूरी जातियों को जनेऊ पहना दिया। तो क्या स्पष्ट कर रहा है? ये स्पष्ट कर रहा है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं है। ओके, चलो ठीक है। आलोचना में इसकी एम.एन. श्रीनिवास ने आलोचना की है कि भैया आप धुरिये साहब, आपने केवल क्या है, आपने केवल बुक व्यू देखा है, पुस्तक की दृष्टि देखी, आपने फील्ड व्यू तो किया ही नहीं है बिल्कुल, फील्ड में क्या चल रहा है। दूसरा, जो ब्राह्मण है खुद ही, जो संभ्रांत ब्राह्मण हैं वो खुद ही कह रहे हैं इस बात को कि आज की चीजों को बताने में सक्षम नहीं है हम लोग, वो खुद ही कह रहे हैं इस चीज को। ठीक है, इसके बाद तो इंडोलॉजी यहाँ पे आपको खत्म हुई पूरी की पूरी। इजीली आराम से आप 100 वर्ड्स में हैंडल कर सकते हो इसको। अब तीसरा सिद्धांत है उसका, देखो पहला सिद्धांत जाति व्यवस्था का, दूसरा सिद्धांत भारत विद्याशास्त्री का, तीसरा सिद्धांत जाति एक सार्वभौमिक घटना है। ये आपको एक लाइन में स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ये प्रीलिम्स में भी आ जाएगा कि जाति एक सार्वभौमिक घटना है, किसने कहा। ठीक है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं क्या है, क्या बोला है उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि भैया जाति एक पूरे विश्व में होती है। इसका मतलब क्या है कि जाति पूरे विश्व में फैली हुई है, ऐसी बात नहीं कि भारत में ही है। और ये कैसे फैली है इन्होंने बताया है। चीन में कहते हैं कि भैया चीन में भद्र लोग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, कृषक होते हैं, दस्तकार होते हैं, व्यापारी होते हैं। इसका मतलब क्लियर है, वहाँ पे भी एक व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ पे भी पद सोपान है। ऐसे जापान में कहते हैं, जापान में समुराई, सैनिकों को वहाँ समुराई बोलते हैं, कृषक हैं, दस्तकार हैं, व्यापारी हैं, अस्पृश्य हैं। अस्पृश्य भी लोग हैं जापान में, कौन कौन से, ईटा, इनिन। सऊदी अरब में भी ऐसे हैं, अरब घराने हैं वहाँ पे, आप देखते हैं। निरु स्तरीय, कुछ वहाँ निरु स्तरीय लोग भी हैं, जैसे उच्च लोग होते हैं निरु स्तरीय में और निम्न लोग होते हैं। निम्न लोग तो भैया ये मस्जिद में भी नहीं जाते, ये लोग मस्जिद में भी नहीं जा सकते हैं।
एंग्लो सेक्शन वाले लोग हैं इंग्लैंड, जैसे एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड हुआ, वहां पे मालिक लोग होते हैं, सामान्य स्वतंत्र लोग होते हैं और दास होते हैं। ठीक है, दास रहे हैं, अब तक दास रहे हैं भाई, मूवीज देखी होंगी आपने, अब तक भी 21वीं शताब्दी तक दास रहे हैं भाई। तो ये है, तो अब इससे दिख रहा है आपको कि जाति क्या है, एक सार्वभौमिक घटना है। ठीक है, चलो तो स्पष्ट है, देखो नीचे भी लिखा है, क्या लिखा है नीचे, स्पष्ट है, पद सोपान है, हायरार्की भी है, दिख रही है ये भाई, ऊपर नीचे। ये लोग मान लो कृषक तो जा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन कभी कभार है, हमेशा क्या रहे, ये नीचे ही रहेगा, ये ऊपर लोग नहीं जा रहे, ये हमेशा यही रहेंगे। सेम इसके साथ है, ये भी लोग नहीं जा रहे, ये हमेशा ऐसे ही हायरार्की है, इसमें भी सेम हायरार्की है, इसमें भी सेम हायरार्की है। तो हायरार्की है। व्यवसाय भी क्या दिखा रहा है इस टेबल से, व्यवसाय भी आनुवंशिक है, दस्तकार दस्तकार का काम करेगा, कृषक है कृषक का काम करेगा, व्यापारी व्यापारी काम करेगा। ठीक है, और ये विवाह भी अपने समकक्षों में करेंगे, अब बाहर नहीं करेंगे, अपने बराबर के लोगों में करेंगे, कृषक है कृषक समाज को अपनी बेटी देगा, हाँ व्यवसायी है तो व्यवसायी वाले अपनी बेटी देगा। इस बात का समर्थन और किसने किया है, गुरिये साहब ने, तो इसका गुरिये साहब तो इसका समर्थन कर ही रहे हैं कि पूरे विश्व में ये जाति व्यवस्था है। इस बात का समर्थन विलियम वर्थ ने भी किया है, वो कह रहे हैं कि स्वात वैली में इन्होंने अध्ययन किया पाकिस्तान की, ये भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जजमानी जैसी व्यवस्था है, यहाँ पे भी जजमानी जैसी, मतलब जजमानी बोले तो भाई जजमानी क्या है, एक जाति व्यवस्था ही तो है, हालांकि आज जजमानी व्यवस्था खत्म हो गई है, बस एक पूरी तरह से कहीं बची होगी आज, तो पता नहीं, पता क्या है कि हुई नहीं है, जहाँ पे आदिवासी समाजों में थोड़ी बहुत देखी जाती है जजमानी व्यवस्था, बाकी तो आधुनिक समाज में कहीं है नहीं। ठीक है, आज आसपास के आस आपके पास कोई हो ना तो कमेंट करके बताना कि जजमानी व्यवस्था है भाई हमारे यहाँ पे। आलोचना में ल्यू डिवानिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इनका स्टेटमेंट याद रखेंगे प्रीलिम्स के रजिस्ट्री टीवी। ल्यू डिवानी कहा, घोर आलोचना की और कहा कि भाई जाति एक अद्वितीय घटना है, कास्ट इज ए यूनिक इवेंट, कास्ट क्या है, एक यूनिक इवेंट है, अर्थात यह भारत में ही है, केवल पूरे विश्व में नहीं है, डायरेक्टली ल्यू डिवानी ने ये बोला है। ठीक है, तो छोटे से सिद्धांत थे, जाति एक सार्वभौमिक घटना और इंडोलॉजी। कल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे कल, कल पढ़ेंगे अपन जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत, और एक सिद्धांत और बचेगा, कल की वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन है लिखने हैं आपको, भारत विद्या शास्त्र जीएस गुरिये का 100 वर्डों में आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, जाति एक सार्वभौमिक घटना आराम से आप लिख देंगे 100 वर्ड्स में, टेबल बना के। जाति व्यवस्था की व्याख्या करिए, इसमें आलोचना भी लिखनी है, पहली पार्ट की वीडियो का मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे। आलोचना मैंने आपको एमएन श्रीनिवासन की करनी है, बुक व्यू और फील्ड व्यू से, और ल्यू ड्यूमो की करनी है, जाति एक अद्वितीय घटना है। ठीक है, एग्जामिनर को लगेगा हाँ भैया पढ़ के आया है, समझ आ रहा है। तो छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, जय हिंद।